जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से प्रेजेंट है आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। आप सभी को पता है, आप सभी कमेंट कर रहे थे होमवर्क सीरीज में कौन सा बुक चल रहा है, तो बता देते हैं आप सभी को। होमवर्क सीरीज में आप सबको 4-5 बुक चला जा रहा है, जिसमें मेनली रूप से एक लुसेंट का बुक, उसके बाद साज संग्रह जो है महेश बनवाल का, दृष्टि में आप लोग को साइंस का क्विक बुक चला जाता है, जो दृष्टि का साइंस हो जाएगा, जो क्विक बुक में आता है वो हो जाएगा। उसके बाद आप सभी के बीच में एसपीटी जो है उसको चला जा रहा है, जो सामान्य ज्ञान है एसपीटी उसको चला जा रहा है। और लास्ट में आप सबको करंट पता ही होगा, एसपीटी से करंट अफेयर को चला जाता है। और डेली का जो डेली का करंट बनता है वो सबसे पहले आप लोगों को शुरू में ही करवा दिया जाता है, और उसके बाद जो एसपीटी से होमवर्क दिया जाता है वहां से भी करंट आपको लास्ट में करवाया जाता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी क्लास को स्टार्ट करने जाते हैं। और एक लाइन है, सुनिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, इसी आग के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और तैयारी में लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। बताना है आप सभी को कि हाल ही में WHO ने किसे रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है? ये नेपाल को किया गया। सही जवाब है, नेपाल को किया। पता है नेपाल का राजधानी कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। पता है अभी हाल ही में भारत को भी एक रोग से उन्मूलन घोषित किया गया। किस रोग को? ट्रेकोमा। ठीक है, पता है ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? ये आंख से हो जाएगा। सही जवाब है, आंख से ट्रेकोमा का संबंध हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता देना। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहां से लॉन्च किया है? यह महाराष्ट्र से किया। सही जवाब है, महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा जवाब है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? ये अपना पटना में हुआ। सही जवाब, पटना में हुआ। और पटना किसका राजधानी है? ये बिहार का राजधानी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार जो है फिलीपींस के बाद किससे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? ये इंडोनेशिया को करेगा। बहुत अच्छा जवाब, ये इंडोनेशिया को करने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे को बताना है कि हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 20 अगस्त को। सही जवाब है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग? 21 मई को। ठीक है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब मनाते हैं? ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। सही जवाब है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर होता है? डेंगू वाहक मच्छर देखिए एंडीज हो है, एडीज इजिप्टाई मच्छर हो जाएगा, जो कि डेंगू का वाहक होता है। और डेंगू कैसे फैलता है? ये वायरस से। ठीक है, वायरस से फैलने वाला बीमारी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड में पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? चंद्रमा को शामिल किया। किसको? चंद्रमा को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ होगा? ये बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु में होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन बता देना आप सभी को कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दिया? ये 97 के लिए। ठीक है, 97 को क्या खरीदा जाएगा? ये तेजस मार्क 1 को खरीदा जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ये केरल में किया गया। कवचम कहाँ किया गया? केरल में किया गया। बताना। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान हो जाएगा। 2025 में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन बताना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? इनकोइस एक संस्था है, इसी को चुना गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि हाल ही में व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया? ये दुबई के द्वारा किया गया। ठीक है, वन फ्री जोन पासपोर्ट कौन लॉन्च किया? ये दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया। दुबई कहाँ पड़ता है? ये यूएई की राजधानी कहा गया, दुबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबानी कौन होगा? ये होगा इंडिया। ठीक है, इंडिया ही होने वाला। सही जवाब है, इंडिया होगा। अबू धाबी है। यूएई में पड़ता, दुबई कहाँ पड़ता है? दुबई तो वहीं पड़ता है, जगह है वो। अच्छा, राजधानी है अबू धाबी होगा। ठीक है, अमीरात बन के बना। सही जवाब है, 7 अमीरात के मिलकर बना क्या? यूएई बना। सही, ठीक है जवाब है। अगला सऊदी अरब अलग। अगला क्वेश्चन बताना है कि चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। इसी का नाम क्या? तंबाकू वाला, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी को बता देना है
कि हाल ही में लोकसभा के कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया अभी? 3 भाषा शामिल की ठीक है, नया 3 भाषा को शामिल करते हैं। कोंकणी नहीं, मैथिली नहीं है, कोंकणी, कश्मीरी और संथाली। कोंकणी, कश्मीरी और संथाली हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और कश्मीरी कहाँ बोला जाता है? कश्मीर ये आपको कश्मीर में, और संथाली झारखंड की भाषा हो जाएगी। और एक है कोंकण, ये कहाँ की भाषा है? गोवा की भाषा। ठीक है, गोवा की भाषा होगी कोंकणी। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का उद्घाटन आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। ग्लास कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। बताना नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? किस राज्य को? ठीक है, ओडिशा को मिला है। बहुत अच्छा जवाब, ओडिशा राज्य को मिला है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, हाल ही में देश के दूसरी हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ है, सही जवाब है। और पहला कहाँ हुआ है? कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। देखिए, पहला हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन कहाँ हुआ? कांडला गुजरात में। और दूसरा बन गया उत्तर प्रदेश का वाराणसी, सॉरी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का कौन बना है? गोरखपुर बन चुका है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? ये राजस्थान में किया। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन चलाया गया, किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? ये कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक राज्य के द्वारा, कर्नाटक में ही हुआ है। ठीक है, बता देना अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, उत्तराखंड बना है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर द्वारा किया है, जम्मू कश्मीर के द्वारा ही किया गया। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपया प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रम श्री योजना किसने शुरू किया है? यह पश्चिम बंगाल के द्वारा। श्रम श्री योजना कौन शुरू किया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा ही शुरू किया गया। ठीक है, बता देना अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ठीक है, GSLV F-15 यानी कि F-15 से इसको लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? ये उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को दिया गया था। बताना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में अनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर है? ये सहरिया जनजाति में हो जाएगा। ठीक है, टीबी का उच्च दर देखने को मिल गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है, असम जो है ना, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया? ये डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? यह हर्ष कुमार। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हर्ष कुमार है। और ये क्वेश्चन हमको जानते हैं, आपसे बता दीजिए आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑटो सिमरिया परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये बिहार राज्य से। सिमरिया पुल भी बिहार में है। ठीक है, बिहार वहीं पे बनाया गया इसको। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य? ये भी बिहार हो जाएगा, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितना % रहने का अनुमान लगाया गया? 4.4%। ठीक है, 4.4%। और 26-27 के लिए 4.8% रहने वाला है, अभी लगा दिया गया। बताना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया? 12 लाख को। ठीक है, 12 लाख को कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आज का करंट का, डेली करंट का, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? ये सॉरेल। ठीक है, सॉरेल लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं होमवर्क के माध्यम से, जो भी आपको दिया गया था उसको लेके आए हैं। तो होमवर्क में आज आप सभी के बीच में जो है लुसेंट शुरू किया जा रहा है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में लुसेंट से है, और ये हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो अभी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो बताइए अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से कौन किया था? दिल्ली से सैयद हैदर राजा के द्वारा दिल्ली से नेतृत्व क्या किया था? और बता दीजिए अगला क्वेश्चन इसमें मद्रास से नेतृत्व कौन किया था? ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा मद्रास से नेतृत्व क्या गया था? बताइए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई और पुणे यहाँ से कौन किया था? तिलक के द्वारा ही किया गया। और पंजाब से लाजपत राय के द्वारा ही किया गया। किसका आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व।
और बताइए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये 5 में हुआ था, 7 अगस्त 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के खिलाफ में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। सही जवाब होगा। बताइएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था? ठीक है, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जा रहा था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा बताना अगला क्वेश्चन है कि किसको चलाने को लेकर तरीके को लेकर जो है कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था? ये स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर, स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर क्या हुआ था? ग्राम दल और नॉन दल में बट गया था। और बताना है 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? रासबिहारी घोष। इसको क्लियर कर लीजिएगा देख के, रासबिहारी घोष या बोस। इसमें रासबिहारी बोस दिया हुआ, लेकिन घोष कहीं भी देखे थे इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आप सभी को बताना है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन कहा था? ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इसमें घोष दिया हुआ, अब क्या लुसेंट ही बोल रहा है। इधर जो कांग्रेस का एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है जो 54 नंबर में आता है, इसमें जो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था रासबिहारी घोष दिया हुआ, और इधर जो यहाँ पे घोष कर दिया, इसलिए घोष याद रखिएगा, गूगल कर लीजिए, रासबिहारी घोष ही होगा। हम भी घोष ही पढ़े हुए। बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमर सुनार बांग्ला के लेखक कौन हो जाएंगे? ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और बताइए अमर सुनार बांग्ला जो है कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। और हम ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है जो 2 देश का राष्ट्रीय गीत लिखे, भारत और एक बांग्लादेश का हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत पूछ रहे हैं और राष्ट्रीय गान होगा जनगण मन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखला जनगण मन राष्ट्रीय गीत। हाँ राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत जो है ना वंदे मातरम होगा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो जनगण मन के द्वारा लिखा गया गान लिखा है। और बताना है अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी का किस लिया गया? पुस्तक से लिया गया। बताना है अगला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 19-20 का फर्क है ये, इसको पकड़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करो। ये किसका है? ये कर्जन का है। किसका कथन है? ये कर्जन का कथन हो जाएगा। और बताइए कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, कौन कहा? ये अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष जी कहते हैं कि कांग्रेस 6 रोग से क्या है? मरने वाली है। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताने कांग्रेस 3 दिन का तमाशा, ये कौन कहा था? ये अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, ये कौन कहा था? सही जवाब है लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, ये कौन कहा था? बिपिन चंद्र पॉल के ही द्वारा कहा गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए बारिशल में जो स्वदेशी बांधव समिति का गठन कौन किया था? ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया। बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था। बताना अगला क्वेश्चन है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? स्वामी विवेकानंद। और एक कब हुआ था? ये 1893 में हुआ। और उसमें उनको कितना देर बोलने का समय मिला? 2 मिनट बोलने का समय मिला। और उसमें किस भाषा से शुरू किए और किस बात से अमेरिका के भाई बहनों से ही क्या अपना भाषण को शुरू किए थे? और उसी समय का तालियों का गड़गड़ाहट गूंज गया। ठीक है, और बताइएगा अगला क्वेश्चन, तूफानी हिंदू इनको किसको कहा गया? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन काल कब से कब रहा था? ये 1863 से 1902। 1863 से 1902 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष का जन्म भारतीय भूमि पर वापस कब हुआ था? ये वापसी वही 1893। ठीक है, 1893 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, न्यू लैंप फॉर ऑल, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। बताइए एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 16 नवंबर 1893 को आई थी। और ये कहाँ रुकी थी? बनारस में रुकी थी। बनारस में रुकी थी। और कांग्रेस ने किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया? 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता ये की है। कौन? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। बताइए एनी बेसेंट का जीवन काल कब रहा था? क्या रहा था इसका? 1847 से 1933। 1847 तक रहा था, इसका जीवन काल रहा था। बताना अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो है किस व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अब्दुल्ला सेठ के लिए कब गए थे? 1893 में ही गए थे। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए क्रांतिकारी गतिविधि की दृष्टि से कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण था? ये
1893 का। पता ना, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन था? ये अनुशीलन समिति थी। बताइएगा अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ? 24 मार्च 1903। ठीक है, 24 मार्च 1903। देखिए याद रखिए, पिछला किसी एग्जाम में 1902 लिया है, तो इसमें 1903 दिया और स्टार भी लगा हुआ है, तो 24 मार्च 1903 दिया हुआ है और 1903 दोनों याद रखिए, कहीं हो सकता है कभी 3 ना हो तो 2 ले लीजिएगा, लेकिन इसमें 24 मार्च 1903 को ही दिया गया। और स्टार्ट इस पेज में है 1906, इसमें वो चीज नहीं दिया हुआ जो हम बोले हमें, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ किसी इसलिए बोले। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अनुशीलन समिति का जो है ना अध्यक्ष किसको बनाया गया था, नेतृत्व में किसका? ये मित्र था। ठीक है, प्रथमनाथ प्रथमनाथ मित्र को बनाया गया था। बताएगा कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? ये कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। पता ना इसका उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का उपाध्यक्ष अरविंद घोष था और कोषाध्यक्ष कौन था? सुरेंद्रनाथ ठाकुर। सुरेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टर निवेदिता भी इसकी कार्यकारी सदस्य हो जाएगी। बताइएगा कि अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। बताइएगा अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला, खून का बदला क्या? खून से लेंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अनुशीलन समिति का जो ना पहला पत्रिका कौन था जो प्रकाशित किया गया? भवानी मंदिर। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। और इसी में कहा गया था क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताया जब तक वह स्वाधीनता प्राप्त न कर लिए। 1905 में ही भवानी मंदिर में प्रकाशित किया गया था। पता ना है कि अनुशीलन समिति का दूसरा पत्रिका कौन था? ये वर्तमान रणनीति हो जाएगा और ये 1907 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये बताइए आप लोग जो है अविनाश चंद्र भट्टाचार्य, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा कहा गया। और वर्तमान रणनीति में जो है ना इसके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया था? इसमें फौजी शिक्षा और युद्ध, फौजी शिक्षा और युद्ध बताया गया था। और बताइए इसमें किस युद्ध का चर्चा किया गया है? छापामार युद्ध। छापामार युद्ध का एक कौन उपयोग करते थे? शिवाजी के द्वारा किया जाता था छापामार युद्ध, पहाड़ी इलाका में होता था छापामार युद्ध। छापामार युद्ध का कहा गया था इसमें यूज करने के लिए। बताइए अनुशीलन समिति जो है ना किसको जो है पेरिस बम बनाने के लिए भेजा था? ये गलत है, कानूनगो। हेमचंद्र दास कानूनगो को भेजा था। और ये हेमचंद्र दास कानूनगो जो था ना किससे बम बनाना सीखा था? ये निकोलस सन फ्रांसिस्को, निकोलस सन फ्रांसिस्को से ये बम बनाना ये सीख लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब से हो रहा था? ये 1906 में हुआ था। ये वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अरविंद भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। 1906 में किया गया था। सही जवाब है। बताइएगा इसके प्रथम संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे। इसको गिरफ्तार कब कर लिया गया था? 1907 में गिरफ्तार किया गया और 1 वर्ष का क्या हुआ? सजा, कड़ी सजा दी गई थी। बताइए इसको बंद कब, युगांतर को बंद कब किया गया? 1908 में इसको बंद कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा। ढाका में पी मित्रा एवं पुलिन दास के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था? 1904 में किया गया था, 1 साल बाद 1904 में किया गया था। और बताइए ढाका में लगभग इसका कितना शाखा था? 500 शाखा था। ढाका में अनुशीलन समिति का लगभग 500 शाखाएं थी। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया? 11 दिसंबर 1908। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट का हत्या करने का प्रयास कौन किया था? इसमें प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। और ये बम कब फेंका था? ये 30 अप्रैल 1908 को इस पर बम फेंका था। लेकिन ये बम जो है गलती से किसके कैनेडी गाड़ी पर गिर गया और उसमें उसकी प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी जा रही थी, इसमें दोनों क्या मृत्यु हो गया था। इसके कारण जो है प्रफुल्ल चाकी क्या किया? ये प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को पकड़ अपने समस्तीपुर पूसा के पास जो खुदीराम बोस पड़ता है वहीं पकड़ा था। इसको समस्तीपुर में पकड़ा था और उसको पकड़ लिया गया और उसको 18 वर्ष की अवस्था में क्या किया गया? फांसी का सजा दे दिया गया। और इसको फांसी किस तिथि को पड़ा था? ये सही जवाब है 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। बहुत सही जवाब है। बताना है कि इसको जो खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में खुदीराम बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका मिदनापुर, बंगाल में। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बताना है कि खुदीराम बोस को पकड़ने वाली पुलिस कौन था? ये फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र हो जाएगा जो पकड़ने वाला पुलिस था।
और खुदीराम बोस का मुकदमा में जज कौन था? कर्णदत्त हो जाएगा। और बताइए सरकारी वकील कौन था उधर से? देखिए विनोद मजुमदार हो जाएगा, मानुक था, मानुक और विनोद मजुमदार सरकारी वकील था। और खुदीराम बोस का वकील कौन था? कालिदास बोस खुदीराम बोस का वकील हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए खुदीराम बोस जब फांसी पर लटके उसके हाथ में क्या था? गीता। अपने हाथ में गीता को लेकर फांसी पर लटक गए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताया खुदीराम बोस जो के क्रांति का बंगाल के किस क्रांतिकारी से सदस्य था? ये सक्रिय सदस्य ये युगांतर का था, युगांतर का हो जाएगा। और सही जवाब है बताना है। और युगांतर पत्रिका प्रकाशन कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, 1906 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, युगांतर दल का नेता कौन था? वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष युगांतर दल का कौन था? नेता हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन, अलीपुर षड्यंत्र केस ये कब हुआ था? 18 मई 1908 को हुआ था। 18 मई 1908 को। बताइए इसमें कितने व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने का कारण पेश किया गया था? 31 को किया गया था। और इसमें से कितने को मतलब 30 को क्या सजा दिया गया था? ये 30 को सजा दिया गया था और 31 को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में जो सरकारी गवाह, दिल्ली पूछने बोल रहा, दिल्ली में बताइए सरकारी गवाह कौन बना था? दिल्ली में दिनांक बन गया था। और बताना आप लोग को अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? ये नरेंद्र गोसाई, नरेंद्र नाथ गोसाई बन गया सरकारी गवाह। और इसको जो इसका हत्या कौन कर दिया था? इसको सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैया लाल दत्त के द्वारा इसका क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। देखिए उस समय यही होता था, जो सरकारी गवाह बनता था उसको डर था सरकार मारेगा, सरकारी गवाह बनता था। और जब सरकारी गवाह बनता था उसको उसका साथी ही मार के खत्म कर देता था उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आप सभी को बताना है। उपेंद्र नाथ बनर्जी को जो है ना, इसमें कौन सा सजा मिला था? इसको काला पानी की सजा दिया गया था। काला पानी की सजा दिया गया था। बताइए बाकी लोग को 5 वर्ष की सजा दी गई थी, सबको इसी तरह से दिया गया था। बताइएगा इस मुकदमे में बताना है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन बच गया था? छोड़ के दिया गया, अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। यही मुख्य करता था और इसी को छोड़ भी दिया गया था, अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, जब इनको छोड़ा गया था अरविंद घोष कहाँ चला गया था? ये पांडिचेरी में चला गया था। और वहीं पर किस आश्रम का स्थापना किया? ठीक है, औरेबिले आश्रम का स्थापना किया था। सही जवाब हो जाएगा, औरेबिले आश्रम का। बताइए अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना कौन किए थे? ये बीडी सावरकर के द्वारा। कब किया गया? 1904 में किया गया। 1904 इसमें बीडी सावरकर के द्वारा ही किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अभिनव भारत संगठन का सदस्य जो मतलब कौन था जिसको बम बनाने के लिए भेजा गया था? ये पीएन बापट हो जाएगा। पीएन बापट जो था अभिनव भारत का सदस्य हो जाएगा। और एक कानूनगो था, कौन सा? वो कौन किसका सदस्य था? ये कानूनगो था। ये आपका हो जाएगा अनुशीलन समिति का सदस्य था, जो कहाँ गया था? पेरिस गया था बम बनाने की क्लास सीखने के लिए। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो भी महत्वपूर्ण बन रहा था शुरू करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में ही था, ज्योग्राफी कौन दिया था इसमें? तो चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ध्यान दीजिए रूस गया था फिर बाबर। रूस में गया था, अरे रूस में गया था, पेरिस गया था, पेरिस ही गया था। यहाँ पे स्पष्ट दिया पेरिस गया, दोनों पेरिस गया। वही तो हम पढ़ के आए। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को ज्योग्राफी से कि पुलिकट झील के पीछे, मतलब पुलिकट झील के पीछे कौन सा नहर है? ये बकिंघम नहर हो जाएगा। बकिंघम नहर कहाँ है? पुलिकट झील के पीछे में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पुलिकट झील को जो है आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में पक्षी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? ये 1976 में किया गया। और तमिलनाडु वाला हिस्सा में 1980 में स्थापित किया गया। पक्षी विहार स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आप सभी को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखोर झील कौन होगा? कांवड़ झील होगा, जो हमारे तरफ पड़ता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कांवड़ झील हो जाएगा। अब कांवड़ झील का जो निर्माण जो है किस नदी से बना है? बूढ़ी गंडक। ये आगे से बूढ़ी गंडक जाती है, उसी बूढ़ी गंडक से बना है। ठीक है, जब कोई नदी यू आकार का बनता है ना, मुड़ता है, धीरे धीरे कट जाता है, कटने से झील का निर्माण होता है, उसको गोखुर झील कहा जाता है। उसका जब ऊपर देखिएगा सैटेलाइट तो गोखुर गाय के खुर की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम गोखुर रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? बराही नदी पर। बराही नदी पर पड़ता है। बताना बराही नदी किस तरह से बहती है? ये कर्नाटक में होगा, कर्नाटक राज्य के हो जाएगा। बताइए कुचिकल जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? 455 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी जो है ना, दूसरी जलप्रपात कौन होगा बड़ा ऊंचाई में? बड़े पानी होगा। और बड़े पानी जलप्रपात किस नदी पर है? बुधबलंगा नदी पर हो जाएगा, जो कि ओडिशा राज्य में पड़ता है। और इसका ऊंचाई 399 मीटर। बुधबलंगा का ऊंचाई कितना है? 399 मीटर हो जाएगा। अरे बड़े पानी का होगा, और जो कि बुधबलंगा नदी पर है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि
बताइए तमिलनाडु में जो होगन केल जलप्रपात है किससे नदी पर पड़ता है? होगन कल, ये कावेरी में पड़ता है। होगन कल जलप्रपात ये कावेरी नदी में पड़ता है। जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को, भारत का चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। और बताइएगा कि घोड़े के पैर की आकृति के समान होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत का न्यागरा कहा जाता है। भारत का न्यागरा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो घोड़े के पैर की समान आकृति, इसलिए इसको भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, किस जलप्रपात का नाम जो है ना गांधी सागर जलप्रपात कर दिया गया है? जोग या गढ़सप्पा का, जोग या गढ़सप्पा का कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, मांडवी नदी पर, गोवा राज्य में पड़ता है। मांडवी नदी पर कहां पड़ता है? गोवा में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु में नदी ने दिया हुआ। बताना चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राज्य पूछेगा तो राजस्थान में। बताना बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, टोंस नदी पर है, राजस्थान राज्य में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। झारखंड में पड़ता है और इसका ऊंचाई कितना होगा? 74 मीटर है। याद करके यहाँ 74 मीटर हो जाएगा। बताना है कि अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना होगा? बताइए, 90 मीटर है। 90 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, नेहकाली कई जलप्रपात ये किस राज्य में पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है। और इसका निर्माण किस जल से होता है? वर्षा जल से होता है। वर्षा जल से होता है और इसका ऊंचाई 340 मीटर में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कितने दिन तक जो है ना बादल नहीं दिखता, तो उसको क्वेश्चन कुछ और था। बताइए कि अगला क्वेश्चन ये है, कितने दिन या सप्ताह में परंतु जलवायु में बदलाव कितने दिन देखने को मिलता है? 50 अथवा से अधिक दिन, अधिक वर्षों के में आता है ये जलवायु में बदलाव। ठीक है, बताएं भारत जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हो जाएगी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बताइए भारत कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से। और कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, बताइए भारत के जो है ना उत्तरी, इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध आता है। और कर्क रेखा का दक्षिणी भाग क्या होता है? उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। मतलब ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ये घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, मतलब जनवरी में अगर तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, तो दार्जिलिंग में तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस होने वाला। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था ज्योग्राफी का, उसको भी देख लिया गया। चल रहे हैं अब इसी में आप सभी को बीच जो दिया गया था विविध से, विविध में भी अच्छा टॉपिक दिया गया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता ही बनता है। तो बताना, आप सभी को बताना, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 गो अंग हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग हो जाएगा। देखिए 6 अंग का नाम सुनिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये सभी 6 सदस्य किसका हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये 6 अंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता देना, आप सभी को बताना है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। लघु संसद महासभा को कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक देश इसमें कितना प्रतिनिधित्व भेज सकता है? महासभा में 5 गो प्रतिनिधित्व भेज सकता है, लेकिन परंतु उसका वोट कितना होगा? सिर्फ 1 वोट माना जाएगा। बहुत से जवाब है। बताना है महासभा का नियमित सत्र हर साल किस माह में शुरू होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है और दिसंबर में मध्य में या खत्म हो जाता है, चलता है वहां तक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष का नियुक्त करते हैं? 21 उपाध्यक्ष होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसकी मुख्य जिम्मेदारी है? ये सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद का हो जाएगा। और बताइए दुनिया का पुलिसमैन भी किसे कहते हैं? ये सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में टोटल कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है। और इसमें अस्थायी कितना होता है? 5 गो होता है। और अस्थायी 10 गो होता है। बताइए अस्थायी सदस्य का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। सही जवाब होगा 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। और 5 अस्थायी देश का नाम बता दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद की संख्या कब जो बढ़ाकर 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया था? 1965 में कर दिया। ठीक है, 1965 में कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। तो लुसेंट का जो भी होमवर्क था सभी को समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे शहर संग्रह के माध्यम से आप सभी के बीच में जो होमवर्क दिया गया था
इसको लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। तो आज आप सभी के बीच राष्ट्रपति का टॉपिक होने वाला है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है राष्ट्रपति। और यहाँ से देखते होंगे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलती है कि हर एक एग्जाम में राष्ट्रपति के टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बताना है आप सभी को राष्ट्रपति पद की अर्हताएं किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 58 में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 35 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा जिसका कोई निर्धारित नहीं किया गया और जब तक बनने योग्य आप बन सकते हैं, आप में क्षमता है तो बन लीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होती है? ठीक है, सही जवाब है। पूछेगा किस पद्धति पर तब होगा? एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति पर। और किस प्रकार से? तो अप्रत्यक्ष मतदान पर। क्या था? अप्रत्यक्ष। देखिए अप्रत्यक्ष मतदान उसे कहा था जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अप्रत्यक्ष। देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव में वही भाग लेता है जिसको हम सब चुनते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व क्या करता है? अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेता है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? ये प्रत्यक्ष होता है। और विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जो भी होने वाला विधानसभा बिहार विधानसभा का चुनाव। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक कितना होना चाहिए? 50 का प्रस्तावक। और अनुमोदन कितना होना चाहिए? 50 को अनुमोदक भी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। और वही पूछेगा कि राज्यपाल के लिए कितना होता है? 20 होता है। 20 प्रस्तावक और राज्यपाल उपराष्ट्रपति के लिए होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति के लिए होता है। राज्यपाल का तो राष्ट्रपति चुनते हैं ना, तो उपराष्ट्रपति के लिए कितना होगा? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली पर होता है। ठीक है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान नहीं कर सकता है? अगर वह विधान परिषद का सदस्य, हमारे अपने जो है बिहार, अपने बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश चाचा जी हैं। और चाचा जी जो है ये विधान परिषद के सदस्य हैं और ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। आप देखिए अगला बार आते हैं कि नहीं आते हैं, अगला बार की यह साल में होने वाला है चुनाव। अगला क्वेश्चन बताना, देखिए कोई भी विधान परिषद का चुनाव इसलिए नहीं भाग लेता ना क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में लागू नहीं है। इसी कारण से विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति जो है ना कितने दिन के अंदर भरना होगा? 6 महीना के अंदर इसको भरना पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया क्या होता है? महाभियोग। और महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 61। 60 में देंगे शपथ और 61 में महाभियोग। ठीक है, अब बताइएगा। हाँ ठीक है, अमेरिका से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। देखिए किसी भी राज्य का जो है ना विधानसभा का सदस्य चुनता है लेकिन उसको राष्ट्रपति हटाने में भाग नहीं लेता है। चुनाव में भाग लेता है लेकिन हटाने में भाग नहीं लेता, सिर्फ संसद भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? ये अनुच्छेद 53 के राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53 के तहत हो जाएगा। और बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ये किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। देखिए संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, मतलब इसी दोनों में से कोई एक सदन लगा सकता है इस पर महाभियोग और 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप सभी को, भी क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है ना पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं किस अनुच्छेद द्वारा? ये अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 57 के तहत होता है। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई विषय पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। ठीक है, 1978 हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? ये अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकता है। ठीक है, और अगला बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? ये अनुच्छेद 160 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 160 के तहत कर सकता है। अगला क्वेश्चन बताना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 52 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? 54 अनुच्छेद मंडल के। इसको याद रखने का ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदशम।
पकानी कोका द्वियोदशम है, इसको बैठाइएगा ना सब बैठ जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रपति के पद अवधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 56 में, 56 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगा ये 55 में है, 55 हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं ये किसमें है? 58 में, बता 58 हो जाएगा। और पता ना राष्ट्रपति पद के शर्त शर्त वाला 59 में हो जाएगा। और शपथ किसमें है? 60 में, 61 में महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन समाधान किसमें है? 72 में। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये किस अनुच्छेद में? 73 में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73 में है। और पूछेगा अगला संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा ये अनुच्छेद 53 होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। तो राष्ट्रपति का जो भी होमवर्क दिया है समाप्त कर दिया, कल भी राष्ट्रपति चलने वाला है। और अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो मोड़ है, तो चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो होमवर्क दिया गया था वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज आप सभी के बीच में भूकंप को लेकर आए हैं। ठीक है, भूकंप चलने वाली है। बताइए भारत में भूकंप जो है ना, भूकंप प्रमुख कितने प्रकार है? 3 भूकंप। ठीक है, भूकंप 5 प्रकार है, भूकंप तरंग 3 गो है। ठीक है, भूकंप तरंग कितना होता है? मुख्य रूप से 3 तरंग हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक एवं लंबत तरंग किसे कहते हैं? पी तरंग। पी फॉर प्राथमिक क्या रखिए? प्राथमिक तरंग किसे कहते हैं? पी तरंग को प्री, और इसी को लंबत तरंग भी कहा जाता है। बताइए एस तरंग जो है ना, इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको अनुप्रस्थ तरंग या फिर गौण तरंग ही कहते हैं। इसको अनुप्रस्थ तरंग या फिर गौण तरंग ही कहा जाता है। इसी को ठीक है सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं। बताना अगला क्वेश्चन है कि देखिए अनुप्रस्थ जो है ना, ध्वनि कैसा तरंग है? ये ध्वनि अनुदैर्घ्य है। और पूछा प्रकाशक अनुप्रस्थ तरंग है। और एस तरंग भी कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग में आता है। बता दीजिए अगला, सब अनुप्रस्थ में आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। एल तरंग की जो है ना गति सबसे कम कहाँ होती है? ये देखिए एल तरंग गति सबसे कम होता है और तीव्रता सर्वाधिक होता है। और पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है और तीव्रता सबसे कम होता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? ये अक्टूबर 2007 में, अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना संवेदन केंद्र ये कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में होगा, हैदराबाद के तेलंगाना में। अगला बताना है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन होगा? सिस्मोग्राफ। तीव्रता मापने वाला सिस्मोग्राफ होगा। रिक्टर स्केल जो है ना वो इकाई होगा उसका। ठीक है, बता दीजिए अध्ययन सिस्मोलॉजी कहता है। बताइए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव की जाती है? केंद्र पर, भूकंप के केंद्र पर किया जाता है। ठीक है, भूकंप के केंद्र पर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? ठीक है, पार्क फील्ड या फिर कैलिफोर्निया को, पार्क फील्ड या फिर कैलिफोर्निया को कहा जाता है। ये गलती हो गया ना। मतलब छिछले केंद्र वाले भूकंप की गहराई कितना होता है? 0 से 35 किलोमीटर, 0 से 35 किलोमीटर होगा। और गहन केंद्र वाले भूकंप की गहराई 100 से 350 किलोमीटर में हो जाएगा। बताएगा पतालिया केंद्र वाले भूकंप का गहराई 350 से 700 किलोमीटर में हो जाएगा। और एक मध्य केंद्र वाले भूकंप का 35 से 75 या फिर 100 किलोमीटर में होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है भूकंप अधिक केंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र कौन है? प्रशांत महासागरीय पेटी हो जाएगा। ठीक है, तटीय पेटी। और पूछा किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? प्रशांत महासागर तटीय पेटी, प्रशांत महासागर तटीय विश्व की भूकंप का देखिए किस, देखिए दोनों हो जाएगा, दोनों एक ही जगह आता होगा, स्थिति होगा। मतलब देखिए विश्व स्थान को किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? तो पार्क फील्ड या कैलिफोर्निया भी दिया हुआ। और एक और दिया है किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? ये प्रशांत महातटीय क्षेत्र पेटी को। बताइए अगला क्वेश्चन, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? रेडियन में हो जाता है, रेडियन हो जाएगा। बताइएगा किस तरंग जो है ना ठोस के साथ तरल माध्यम, ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चलती है? ये पी तरंग हो जाएगा। पी तरंग ठोस और तरल दोनों में चलता है। तो ये भी खत्म कर देगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और चलते हैं आप सभी के बीच में जो कहां से दिया गया था इसमें, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में चल रहा था। तो अर्थव्यवस्था से बताइएगा, आप सभी को बताना है कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा प्रति व्यक्ति समग्र उत्पाद एवं
प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को ही दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि को। बताइए अगला क्वेश्चन, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था? ये 2006 से 7 में, और कितना परसेंट? 9.6% यह प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? ये क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? ये 2006-7 में ही रहा था। बताना किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास सर्वाधिक रहा था? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। बताना सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ये आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर कहलाती है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन कौन किया था? मॉरिस डी मॉरिस। और ये कब क्या था? 1976 में क्या था? 1976 में क्या था? बताइएगा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन कौन किया था? ये क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन कौन किया था? ये जी.आर. कैसल के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? ये मानवीय पूंजी माना जाता है। कैसा पूंजी होगा? ये मानवीय पूंजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी SDI इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? ये महबूब उल हक द्वारा दिया गया था, विकास किया था। और ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसका विकास कौन किया था? महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और ये पाकिस्तान के थे महबूब उल हक, शायद बांग्लादेश के बांग्लादेश का था, पहले पाकिस्तान बांग्लादेश एक था ना, इसलिए बोल दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक क्या क्या हो जाएगा? ये जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान था? ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड का। और बताना है कि मानव विकास सूचकांक SDI इंडेक्स में भारत का स्थान 2025 में क्या है? 130 हो जाएगा। और जेंडर गैप में 131 हो जाएगा। दोनों पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आज का जो भी होमवर्क दिया गया था आप सभी को NCERT से सार्थक से समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो क्विक बुक, दृष्टि का क्विक बुक हो जाएगा, जो ये मतलब साइंस का हो जाएगा। तो साइंस में क्विक बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बताना है आप सभी को, यहाँ से अगर कर लेते हैं ना आप लोग तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी को साइंस से है, ग्रुप डी रेलवे का भूल जाइए आप। अगला क्वेश्चन बताना है, साइंस से बताना है कि वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर क्या होती है? पहले पहुंचती है। ठीक है, पहले पहुंचती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना, यदि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो आदर्श परिस्थिति में सभी टुकड़े क्या होगा? ये एक साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा, क्योंकि क्या होगा? सभी पर गुरुत्वीय समान गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होगा। ठीक है, इसी कारण से वो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचने वाली है। बताइए बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर बॉल पेन ये काम करता है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब को छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। वो अंतरिक्ष यान के साथ क्या होगा? चक्कर काटने लगेगा। और इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। इसी कारण से वो सेब जो है ना, वो अंतरिक्ष यान के साथ ही उतना ही स्पीड में उसका चक्कर लगाने लगेगा। ठीक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके किसके माप के बराबर होता है? जड़त्व होता है, उसका जड़त्व भी माप होता है। यानी कि किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होने वाला। ठीक है, बताइएगा वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? ये स्थिर रहता है। यानी कि द्रव्यमान तो किसी वस्तु को कहीं भी ले जाएंगे उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसको चंद्रमा पे ले जाइए, चाहे इसको अंतरिक्ष में, द्रव्यमान उसका वही रहेगा, लेकिन भार में परिवर्तन हो जाता है। भार में परिवर्तन क्या होता है? हो जाता है। बताना अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बताइएगा, किसी वस्तु का वह बल जिससे या पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है क्या कहलाता है? वो भार कहलाता है। भार, भार वस्तु के बारे में पूछे, भार। और गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसको। बताइए बल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? m द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जो किसका होता है? बल का हो जाएगा, बल का। और इसका एक और होता है केजी मीटर पर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, भार जो है ना ऊर्ध्वाधर दिशा में किस ओर लगती है? भार नीचे की ओर लगती है। भार हमेशा नीचे की ओर लगती है। ठीक है,
और बताइए इसका परिमाण और दिशा दोनों इसमें होता है, नियत रहता है, ठीक है, होता है, सदिश राशि होता है भार ना। अगला क्वेश्चन बताएगा किसी वस्तु का भार जो है ना किस पर निर्भर करता है? mg पर, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, इसी को जी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, ठीक है, mg बोल सकते हैं इसको, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर बताएगा। और एक कैसी और इसमें किसी राशि पर और किसी राशि पर नहीं करता ये, ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है, यानी कम होता है। और पूछेगा जब किसी वस्तु का जो होगा तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा वो। मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना भाग होता है? ये 1/6 होता है, यानी कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होगा वहां पर चंद्रमा पर क्या होगा? 1/6, यानी कि पृथ्वी पर आप 80 किलो के हैं तो वहाँ कितना होगा? 1/6, यानी 80/6 हो जाएगा, यानी 60 मानिए 60 होगा तो वहां पर जाकर 10 हो जाएगा। इसको काटने में सुविधा रहेगा ये। अगला क्वेश्चन बताना है कि स्मॉल जी, यानी कि स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बताइएगा इसका मान जो है किस अक्षांश पर होता है? ये 45 डिग्री अक्षांश पर और समुद्र तल पर ये इसका मान होता है। बताना कैपिटल जी का मान कितना होता है? ठीक है, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर उसका प्रति केजी करता है। कैपिटल जी का मान होता है और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्विज पे, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? ये विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा जो बीचों बीच से गुजरता है वहां पे क्या होता है? स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। और स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर, नहीं पोल उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ध्रुव पर, दोनों तरफ पोल पर सबसे अधिक होगा स्मॉल जी का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि पृथ्वी जो है ना पूरी तरह कैसे गोल है या नहीं है? नहीं है, ये हल्का चपटा है, ये हल्का क्या है? चपटा हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की और त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या से लगभग कितना किलोमीटर अधिक है? ये 21 किलोमीटर अधिक है, 21 किलोमीटर अधिक हो जाएगा। और जो जी इसमें जी जो है स्मॉल जी जो है पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बताइए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है? ये बढ़ता घूमती रहती है, घूमती, और किस कैसे घूमती है? ये वृत्ताकार पथ पर घूमती है। बताइए स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, या फिर विषुवत रेखा हो जाएगा, और अधिकतम ध्रुव पर हो जाता है, ठीक है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपसे को बताना है, बताइए यदि पृथ्वी के वर्तमान में से वर्तमान गति का कितना गुना तेजी से घूमेगा तो सभी वस्तु भार शून्य हो जाएगा? ये सब 17 गुना, अगर 17 गुना अधिक से घूमने लगे तो सभी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होने लगेगा, आपको शून्य पता चलने लगेगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, सभी को बताना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना? लगभग 6300 किलोमीटर लगभग, यानी 6314 यानी 6400 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा। बताना है अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का कितना होता है? 1/4 होता है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि अपने जिस भार का अनुभव हम करते हैं वह किसका उदाहरण है? किस बल का? ये एक प्रतिक्रिया बल है, यानी न्यूटन की तृतीय बल पर काम करता है, प्रतिक्रिया बल। जितना बल हम नीचे लगाएंगे उतना हमको ऊपर लगता है बल। बताना अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में गति के दौरान भार में जो आभासी परिवर्तन होता है वह किस पर निर्भर करता है? ये प्रतिक्रिया बल पर ही, प्रतिक्रिया बल परिवर्तन की वजह से होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो वस्तु में भार में क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत हो जाएगा। और इसके फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। और बताइए यदि लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार क्या होगा? गामा हुआ प्रतीत होगा, गामा हुआ महसूस होगा। और इसके लिए त्वरण इसका फॉर्मूला m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट एक समान वेग यानी शून्य त्वरण से साथ ऊपर या नीचे जाएगा तो क्या होगा? भार में इसका भार क्या होगा? वही रहेगा, समान है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक त्वरण नहीं लगेगा तब तक भार में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और बताना आप सभी को, अगर लिफ्ट को नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए तो क्या होगा? शून्य, यानी कि भारहीनता की स्थिति होगा, शून्य होगा। और जखने नीचे गिरेगा तखने आपको चकनाचूर हो जाइएगा। समझ गए ना बात को? बच के रहिएगा, लिफ्ट में जाते हैं देख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, यदि जो है ना नीचे उतरते समय लिफ्ट में जी से अधिक त्वरण से गति करते हैं तो क्या होगा? उसके बाद टूट जाएगा रस्सी। और देखिए इसमें जो है आभासी बल, इसमें जो इसका जो आभासी बल जो है ऊपर की ओर लगेगा और व्यक्ति लिफ्ट के छत से जाकर टकरा जाएगा। और इसमें भी आपका मुंह टूटने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब देख के चलिएगा लिफ्ट में।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं? उसको उपग्रह कहा जाता है, उपग्रह। और पृथ्वी का कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है, और एक उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा। बहुत से जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है वे पिंड जो पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं इस, फिर सुनिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बताइए ग्रह का गति का नियम कौन दिया? केपलर दिया। वही भू उपग्रह के बारे में पूछ सकते हैं। बताइए वे पिंड जो पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं इनकी गतियां ग्रहों के सूर्य के परिता गतियों के बहुत समान होती है। इसे क्या कहते हैं? इसको भू उपग्रह कहा जाता है। इसको भू उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। बताइए मानव निर्मित भू उपग्रह कक्षाओं की स्थिति में अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। बताइए भूतुल्यकाली उपग्रह का काल कितना होता है? 24 घंटा का ही होता है। ठीक है, 24 घंटा का होता है। तो अब चल रहे बायोलॉजी की और फिजिक्स खत्म कर दिया गया है। बायोलॉजी में भी अच्छा टॉपिक दिया गया। चलते हैं आज उत्तक की, और उत्तक से देखे होंगे क्वेश्चन जरूर मिलता होगा। बताना आप सभी को है ना, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे, बताइए कौन सा उत्तक पादप के किनारे भागों अब पाया जाता है? पादप किनारे भाग में ये पार्श्व विभज्योत के उत्तक, पार्श्व विभज्योत के उत्तक पौधे के किनारे भाग में पाया जाता है। और बताइएगा ये किसके रूप में जो छाल के नीचे पाया जाता है? ये कॉर्क कैम्बियन के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। बताइए पौधे की चौड़ाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक ये पार्श्व विभज्योत के उत्तक, पार्श्व विभज्योत के उत्तक हो जाएगा। और बताइए और उसको लंबाई वृद्धि के लिए शीर्ष विभज्योत के उत्तक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अस्थायी उत्तक में जो है विभाजन, अस्थायी उत्तक किससे बनता है? ये विभज्योत के उत्तक से बनता है। और अस्थायी उत्तक में विभाजन होता है या नहीं होता? नहीं होता है। अस्थायी उत्तक में विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सबको बताना है कि अस्थायी उत्तक कोशिका कैसी होती है? जीवित या मृत? जीवित या मृत दोनों हो सकता है। ठीक है, और बताइए कोशिका का आकार कैसा होता है? अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, बताना है कि अस्थायी उत्तक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। सरल उत्तक एक जटिल उत्तक, सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक हो जाएगा। ठीक है, सरल को बोलते हैं सिंपल टिश्यू और जटिल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। अब देखिएगा, बताना आप सभी को बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वे उत्तक जो एक समान कार्य करते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होने, समान उद्भव एवं समान कार्य करने के कारण क्या कहलाते हैं? वो सरल उत्तक कहलाते हैं। सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू कहलाता है। बताना सरल उत्तक जो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है पौधे को संरक्षण कौन प्रदान करता है? इसमें से मृदु उत्तक करता है, मृदु उत्तक करता है। और पेरेन्काइमा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, मृदु उत्तक को पेरेन्काइमा बोलते हैं। अच्छा, यही तो हम गलती मारते हैं ना, पेरेन का इंग्लिश में हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। देखिए इसको मृदु उत्तक को पेरेन्काइमा बोलते हैं, और स्थूलकोण उत्तक को कोलेनकाइमा बोलते हैं, और दृढ़ उत्तक एस्क्लेनकाइमा बोलते हैं। यही हम सोच रहे थे, यही गलती मारा। ये बिहार पुलिस में देखिए पूछा हुआ था कि किसी पौधे कठोरता यानी बीज जो है कठोर भाग के लिए क्या उत्तरदायी होगा? इसका होगा एस्क्लेनकाइमा, एस्क्लेनकाइमा। और मेरा पहला क्वेश्चन नहीं था, और पहला क्वेश्चन गलती मार दी थी। कंफ्यूजन मतलब गलती ना, धरफड़ में गलती मारा गया था हमसे। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को बता दीजिएगा। ठीक है, बताइए मौस में जो जल का वहन किस उत्तक होता है? ये मृदु उत्तक होता है। मृदु उत्तक यानी कि पेरेन्काइमास किस होता है? पेरेन्काइमास होता है। मौस में जल का वहन पेरेन्काइमास होता है, यानी कि मृदु उत्तक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, पौधे को यांत्रिक सहायता देने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? ये स्थूलकोण यानी कि कोलेनकाइमा। कौन सा होगा? कोलेनकाइमा। देखिए पौधे का लचीलापन के लिए कौन सा उत्तरदायी? कोलेनकाइमा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ, अलग अलग सेट में पूछा है कि पौधे के लचीलापन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? कोलेनकाइमा हो जाएगा। और कठोरता के लिए तो एस्क्लेनकाइमा हो जाएगा, इसको दृढ़ उत्तक बोलते हैं। और कोलेनकाइमा को स्थूलकोण उत्तक बोलते हैं। अब नहीं छूटेगा, तू पकड़ा गया बढ़िया सब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा उत्तक जो है रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यही एस्क्लेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक पाया जाता है। जैसे नारियल के छिलका में कौन होगा? कई बार पूछा, नारियल के छिलका में कौन सा उत्तक? एस्क्लेनकाइमा। वही छिलका उसको कठोरता प्रदान करता है और अंदर के जो फल होता है उसको सुरक्षित रखता है। सही सब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग जटिल उत्तक में। बताइएगा कि एक से अधिक प्रकार के कोशिका बने, मतलब जटिल उत्तक कितना होता है? 1 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को बताना है कि जटिल उत्तक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जाइलम और फ्लोएम किस उत्तक का हिस्सा है? तो ये जटिल उत्तक का हिस्सा हुआ। ऐसे घुमा के पूछ देता है, इसलिए इसको घुमा के पढ़िए। जाइलम फ्लोएम किस उत्तक का हिस्सा होता है? ये जटिल उत्तक का होगा। और जटिल उत्तक का ये 2 भाग है, जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। पता है जाइलम और फ्लोएम को किस उत्तक के नाम से जानते हैं? इसको संवहन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा उत्तक? संवहन उत्तक। ये करता है पानी का, ये करता है भोजन का। अभी आ रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा उस पर भी। अगला क्वेश्चन बताना है
बताया जीवित उत्तक, बताया इसमें से जीवित उत्तक कौन सा जालम फ्लोएम में? फ्लोएम में जो है ना जीवित हो जाएगा, और जालम क्या होता है? मृत उत्तक हो जाएगा। जैसे पौधे को यांत्रिक सहारा कौन देता है? जालम उत्तक के द्वारा पौधे को यांत्रिक सहारा दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है? जालम पहुंचाता है। जालम संवहन उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। बताइएगा भूमि का जल जो है ना किसके द्वारा मूल डोम तक पहुंचता है? ये पराशरन दाब के द्वारा, पराशरन दाब के द्वारा मूल डोम तक पहुंचता, और मूल डोम से जाइलम जो है ना उस जल को लेकर के सभी जगह क्या करता है? पत्ती तक पहुंचाने का काम। बताइएगा जाइलम का जो है ना प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि जाइलम इसमें से किसका प्रवाह एक दिशा होता है? जाइलम का। और फ्लोएम का होता है सभी दिशा में होता है, नहीं सभी दिशा में जाता है, नीचे ऊपर सब तरफ जाता है फ्लोएम। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि चलनी नलिका किस उत्तक में पाया जाता है? ये फ्लोएम में पाया जाता है। चलनी नलिका फ्लोएम में पाया जाता है। और बताइएगा कि मृत वायु मतलब जालम कैसा उत्तक है? ये मृत होगा, मृत वायु होगा, और फ्लोएम ये जीवित उत्तक में आता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, जब एक या एक से अधिक उत्तक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो इसके समूह को क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और उत्तक तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र एवं संवहन उत्तक तंत्र। बताइए सुरक्षा प्रदान करना एवं जल की हानि को रोकना किसका काम है? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का कार्य हो जाएगा। और बताना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन एकत्र करना ये किसका काम है? ये भरण उत्तक तंत्र का कार्य हो जाएगा। और जल खनिज लवण तथा भोजन पौधे का विभिन्न भागों तक पहुंचाना ये संवहन उत्तक तंत्र का, ये तभी पता है संवहन उत्तक तंत्र का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पौधे का आयु कैसे पता लगाते हैं हम लोग? वार्षिक वलय को गिनकर, वार्षिक वलय को गिनकर, उसको छल्ला बोलते हैं। ठीक है, बताइए सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? 4 प्रकार का उत्तक पाया जाता है। ठीक है, और कौन कौन हो जाएगा? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये चारों उत्तक पाया जाता है। और बताना अगला क्वेश्चन है किसका कार्य है ना, किस उत्तक का कार्य बताना जंतु कोशिका में शरीर के बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना होता है? ये उपकला उत्तक का ही हो जाता है, उपकला उत्तक का होता है। बताइएगा इसी को बोलते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश से याद रखिए, एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश से कल से बोलेंगे। अगला क्वेश्चन बताना एपिथेलियम उत्तक को कितने भागों में बांटा गया? 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया। ठीक है, इसको होगा एगो कवरिंग यानी कि आवरण एपिथेलियम हो जाएगा, और ग्रंथिल या गंडुल एपिथेलियम हो जाएगा, ग्रैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा। बताइएगा ग्रैंडुलर एपिथेलियम उत्तक विशेष प्रकार का उत्तक है जो किसका निर्माण करता है? ये ग्रंथि का करता है, ये ग्रंथि का निर्माण करता है। और कवरिंग एपिथेलियम उत्तक को कितने भागों में बांटा गया? ये 2 भागों में बांटा गया, सरल एवं संयुक्त। और इसमें से फिर सरल एपिथेलियम उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है, सल्की एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम और रोमक पश्चिमाभी एपिथेलियम में बांटा गया। बताएगा त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाने वाले जीवा क्रसनली आहार नाल के अस्त्र प्रणाली, ये कौन सा हो जाएगा? ये सल्की एपिथेलियम उत्तक, ध्यान दीजिए क्लास पर ध्यान दीजिए। बताना है किसका कार्य जो है ना अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ये स्तंभकारी एपिथेलियम उत्तक का हो जाएगा। और बताइए किसका जो ना कौन सा लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि एवं विकृत नलिका पर पाया जाता है? ये घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। और जो है किसमें जो है मुक्त सतह पर रोम पाए जाते हैं? ये रोमक या पश्चिमाभी एपिथेलियम। देखिए जहां जहां पर रोम पाया जाता है, बाल पाया जाता है, उसको कौन? रोमक एपिथेलियम पाने के पश्चिमाभी एपिथेलियम पाया जाता है। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का भी जो भी होमवर्क दिया गया था क्विक बुक से इसको भी समाप्त कर दिया गया। और चलते हैं आप सभी के बीच जो दिया गया था यहाँ से एसपीडी से होमवर्क, उसको लेकर आए हैं आप सभी को। बताना व्हाइट पेपर किस देश का? ये भारत और ब्रिटेन का क्या सरकारी दस्तावेज हो जाएगा। पता है ग्रे बुक किस देश का? ये बेल्जियम जापान का होता है, बेल्जियम जापान का। पता है ऑरेंज बुक कहाँ का है? नीदरलैंड का। येलो बुक फ्रांस का होगा। ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का होगा। व्हाइट बुक कहाँ का है? जर्मनी, चीन, पुर्तगाल। और पता है ग्रीन बुक किसका है? ईरान और इटली का, ईरान और इटली का हो जाएगा। बताएगा कि अल कायदा आतंकवाद संगठन किस देश का? ये अफगानिस्तान का हो जाएगा। हिजबुल्लाह किस देश का? ये लेबनान, हिजबुल्लाह लेबनान का हो जाएगा। बताए रेड आर्मी गुट ये किस देश का है? ये इटली का है, इटली का। पता ना है कि एटीएफ ये किसका है? स्पेन का हो जाएगा ये आतंकवादी संगठन। और जेकेएलएफ किस देश का है? ये भारत का आतंकवादी संगठन हो जाएगा। पता है के ये कहाँ का होगा? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और खमेर रूज ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये हो जाएगा कंबोडिया का हो जाएगा। बताए भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। बताए कथक कहाँ है? उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली
केरल का हो जाएगा, ठीक है। और ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुरी। और एक मोहिनी अट्टम, ये पता है केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? ये ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। पता है निर्मला मेहता का संबंध किस नृत्य से? ये मणिपुरी से हो जाएगा। पता है हेमा मालिनी का संबंध ये मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? कथक से। और यामिनी कृष्णमूर्ति का भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों से, भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों से हो जाएगा। बताएगा हरिकेन चक्रवात किस महासागर में आता है? ये कैरेबियन द्वीप महासमूह में आता है। कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। टाइफून कहाँ पे आता है? दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में आता है। और बिलीज ये कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना टोर्नेडो कहाँ आता है? टोर्नेडो आता है तटीय अमेरिका में। टोर्नेडो आता है तटीय अमेरिका में। और ट्विस्टर है ये कहाँ आता है? ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में आता है। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताया विद्युत मोटर किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बल्ब किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन ट्यूब लाइट ये किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। मतलब माइक्रोफोन किसको बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और मोमबत्ती किसको बदलता है? रासायनिक को प्रकाश ऊर्जा में। और सितार बताना यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बताइएगा कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालेंगे क्या कौन सा गैस निकलेगा? एसिटिलीन गैस। कैसा निकलेगा? एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस क्या काम करता है? फल को पका देता है, फल को पकाने का काम करता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कौन चलाया था? अली बंधु के द्वारा ही चलाया गया। अगला क्वेश्चन हमको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312 में। और पता है यूपीएससी का चर्चा किस अनुच्छेद में? 315। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी। और यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है अभी? अजय कुमार। अजय कुमार से पहले कौन थी? प्रीति सुदन थी। और अभी अजय कुमार बन चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोले? 315 यूपीएससी 315 में हो जाएगा। और अखिल भारतीय जो है ना ये 312 में हो जाएगा। बताना रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बता देना है कि मार्च महीना का नाम किसके नाम पर पड़ा है? रोम के युद्ध देवता, रोम के युद्ध देवता के नाम पर पड़ा। ठीक है। भारत का सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 हो जाएगा। K2 हो जाएगा। बताएगा उच्च ताप को मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और कितना से मापता है? 1500 से अधिक। 1500 से अधिक। 1500 से अधिक। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है। बताना ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पहुंचता। ठीक है। मणिपुर में पहुंचता। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होगा? N2 नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा भारी जल का आणविक सूत्र D2O हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब बताया माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ। जयंतिया झील कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ठीक है। बताइएगा राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष का चुनाव होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना हो जाए? 30 वर्ष हो जाए। ठीक है। बोलेगा सबसे ज्यादा जल सोखने वाली मिट्टी कौन होगा? दोमट मिट्टी होगा। दोमट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बीज रहित फल को किस तकनीक से उगाया था? ये संकरण तकनीक से संकरण हो जाएगा। ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति कहाँ पाया था? ये कांगो बेसिन में पाया था। बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है। 1.005 AMU होता है। ठीक है। बताइएगा भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन सा? पंडित रविशंकर हो जाएगा। बताइए 20,000 डेसिबल ध्वनि से अधिक क्या करता है? ये अल्ट्रासोनिक बड़ा शब्द होता है। शब्द नहीं बोलते उसको। शब्द इसको हम सुन सकते हैं। 20 से लेकर 20,000 SZ के बीच वाला को शब्द बोला जाता है। ठीक है। बताइए कैलोरी माप किसका है? उष्मा का हो जाएगा। बहुत अच्छा बताइएगा व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त होते हैं? ये पेट्रोलियम से। ठीक है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? ये 20 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है। बताइए भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा ढाला गया? ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही ढाला गया था। बताइए आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय शोक हो जाएगा।
बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि किस राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन। 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या था? चैत्र होगा। मतलब मोट वैट से कैसा कर है ये? उत्पाद शुल्क कर होगा, उत्पाद शुल्क कर हो जाएगा। ठीक है, बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आप सभी को बताना है। नहीं है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं? 17 मई को मनाया था। ठीक है, 17 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत जो है ना किस पर जो है ना किस आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है? कच्चा पेट्रोलियम का आयात पर। तो दोस्तों एसपीटी का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को अच्छे से करवा दिया गया। अब आप सभी के बीच में लास्ट टॉपिक होमवर्क का बच चुका, जो एसपीटी का करंट अफेयर जो है उसको लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में। अब शुरू करते हैं करंट को। बताना है आप सभी को करंट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद को जोड़ा है? ये 12 नए उत्पाद को जोड़ चुका है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? ये भूटान के द्वारा किया। भूटान का राजधानी क्या होगा? थिम्पू। और भूटान का मुद्रा क्या है? नेगुल ड्रम। ठीक है, भूटान का मुद्रा नेगुल ड्रम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन चुका है? ये भुवन रिभु। रिभु ने रिभु, भुवन रिभु हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन में मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? ये महाराष्ट्र द्वारा किया गया। बताइएगा 78वां कान फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है? ये फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में हुआ है। बताना अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? ये 23 सितंबर को किया। ठीक है, 23 सितंबर हो जाएगा। चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ से जाएगा। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? ये इजराइल के द्वारा ही शुरू किया गया। बताना अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? ये डेनमार्क में शुरू किया गया। बताइए भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश BR गवाई हो जाएंगे और यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बताना ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हरवंश चावला। हरवंश चावला को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन बताना, अनीता आनंद को किस देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? ये कनाडा का नियुक्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में? ये फ्रांस का हिस्सा, फ्रांस का हिस्सा हो जाएगा। और ना भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। बताइए किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम कौन जीता है 25 में? महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। और ये कहाँ पे हुआ था यूथ गेम? ये बिहार में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ जो है आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया है? ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत दिवसीय सरस्वती पुरस्कारू कुंभ कहाँ हुआ है? ये तेलंगाना में। देखिए एगो भारत दिवसीय है और एक 12 साल बाद में कहा हुआ पुरस्कार? तो ये हुआ उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ। ठीक है, बताइएगा कि लाल लीगा 2025 का खिताब कौन जीता है? बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोध पोर्टल लॉन्च किया है? ये गुजरात के द्वारा ही लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI अंकिता लॉन्च किया है? ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया। असम के द्वारा लॉन्च किया गया। बताना अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंशियल वीजा चालू किया है? UAE। और UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा। बताइएगा किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। कशिश चौधरी हो जाएगा। ठीक है, कशिश चौधरी होगा। मतलब किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग दिया गया? ये राजस्थान। और सांगरी बीन एक सब्जी है। ठीक है, सांगरी बीन एक सब्जी है, इसको जीआई टैग राजस्थान को मिल चुका है। मतलब भारतीय सेना ने कहा तिस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। तिस्ता प्रहार पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तसराप चू संरक्षण रिजर्व को औद्योगिक किया गया? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश को किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण कौन किया? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक मारियांगलिया हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ये ब्राजील का हो जाएगा। ब्राजील का हो जाएगा। बताइएगा भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड उद्घाटन किया गया? ये वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पड़ता है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है।
बताइए कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का शुरू किया गया है? ये चमोली जिला उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड में। बताना अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? ये काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, मतलब किस मंत्रालय ने एक देश एक झारखंड एक पहल शुरू किया है? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई है? ये नाइजीरिया में हुआ है। ठीक है, किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया? ये नेपाल का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को, किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? ये आर प्रज्ञानंद के द्वारा ही जीत लिया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये चेन्नई में किया गया, चेन्नई में। और आज का अंतिम क्वेश्चन बताना है, फीफा ने कहाँ के फुटबॉल क्लब महासंघ को निलंबित कर दिया है? ये कांगो कर दिया, कांगो का। तो दोस्तों आज का जो भी होमवर्क दिया गया था सभी चीज को पूरा कर दिया गया। आप सभी को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्लास देखते हैं तो एक लाइक जरूर किया कीजिए और एक कमेंट जरूर किया कीजिए। आप सभी का एक लाइक और एक कमेंट हम सबको मोटिवेशन को बढ़ाता है और हम लोग अच्छे तरीके से क्लास को और लेने का प्रयास जरूर करते हैं। तो कल के लिए आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका जवाब आप सभी को जानना कमेंट माध्यम से देना होगा। तो क्वेश्चन सुनिएगा, मंगल की सतह पर लैंड करने वाला, वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? फिर सुनिएगा, मंगल की सतह पर लैंड करने वाला और वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा इसलिए क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और आप सभी इस तरह मेरे क्लास को अंतिम तक देखा कीजिए और क्लास को जब अंतिम तक देखिएगा तभी जाके आपको जीके जीएस मजबूत होने वाला है और आप सभी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।